Hello and welcome back to Smart PrepNet. So, in last lecture, we discussed human ecology and settlement. Okay, from the unit third, environmental biologies. Now, let's jump to the next topic, that is ecosystem structure and functions. Okay, so we'll discuss the things. और इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी जो कि हम एक सेपरेट लेक्चर में करके डिस्कस कर लेंगे, जिस पे कि क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, थोड़े और डिटेल में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. और एक चीज़ और स्टार्ट करने से पहले कि अगर ये चीज़ पसंद आ रहे हैं लेक्चर्स, या फिर आपको अच्छा लग रहा है, या फिर किसी तरह से हेल्प कर रहा है आपको चीज़ों को समझने में, तो प्लीज़ शेयर करें दोस्तों के साथ, लाइक करें और कमेंट करें, लाइक कि एटलीस्ट थोड़ी सी हेल्प करें हमारी, सो दैट कि इट कैन ग्रो. एंड आप कंपेयर कर सकते हैं और भी, जैसे कि लेक्चर्स हैं इस टॉपिक्स पे यूट्यूब पे. आई थिंक आप कंपेयर करेंगे तो पाएंगे कि सम वाट, मतलब मैं ठीक ठाक काम कर रहा हूँ. ठीक है, बाकी आपकी मर्जी. ओके, लेट इज स्टार्ट. इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. सो हम देखेंगे कि कैसे इकोसिस्टम ऑर्गेनाइज होता है, कैसे एनर्जी फ्लो करता है. ठीक है, तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम क्या है? एक फंक्शनल यूनिट है ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि बायोटिक जो होता है, इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एबायोटिक टू फॉर्म एन इंटीग्रेटेड सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम. ठीक है, कि एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट जो है वो साथ आते हैं. ठीक है, तो उसको इकोसिस्टम बोलते हैं. और वो फंक्शनल यूनिट होनी चाहिए, यानी कि रिप्रोडक्शन हो रहा है, मिनरल एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, मिनरल रिसाइकलिंग हो रहा है, ये सब कुछ चीज़ें उसमें हो रही हैं, तब वो फंक्शनल यूनिट होगा. और इस कंसेप्ट को क्वाइन किया था एजी टेंसले ने 1935 में. ठीक है, ecosystems range from small ponds to vast forest, from coral reefs to grassland. Each ecosystem maintains its own balance through complex interactions between its components. ठीक है, एक है नेक्स्ट, नेचुरल वर्सेस आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. तो ये दो तरह के हो सकते हैं, ओरिजिन और डिग्री ऑफ ह्यूमन इन्फ्लुएंस के आधार पे. ठीक है, तो नेचुरल इकोसिस्टम formed and maintained solely by natural process. These ecosystems are self-regulating communities of living organisms interacting with their physical environment. ठीक है, इसकी खासियत क्या होती है? तो हाई बायोडाइवर्सिटी होता है, कॉम्प्लेक्स फूड वेब्स होता है, सेल्फ सस्टेनिंग विथ नेचुरल न्यूट्रिएंट साइकिल्स होते हैं, रेजिलियंट टू माइनर डिस्टर्बेंसेस होते हैं, मिनिमल टू नो ह्यूमन इंटरवेंशंस. आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है? तो ह्यूमन मेड या फिर सिग्निफिकेंटली मॉडिफाइड इन्वायरमेंट्स designed for specific purposes and requiring continuous human interventions for their maintenance. जैसे कि इसका लोअर बायोडाइवर्सिटी होगा, जैसे कि एक्वा कल्चर होता है ना, तो भी इको सिस्टम है ना एक्वा कल्चर की. अपना उसमें मछली उगा रहे हैं, सॉरी, मछली उगा रहे हैं, मछली पाल रहे हैं, तो उसका बायोडाइवर्सिटी लो है, क्योंकि बहुत ही कम स्पीसीज, एक दो स्पीसीज है. ठीक है, और फिर मोनोकल्चर्स होते हैं. या फिर अपना हमारा जैसे कि टीक फॉरेस्ट का हम अपना प्राइवेट फॉरेस्ट है, तो उसमें क्या है, बायोडाइवर्सिटी कम है. सिंप्लीफाइड फूड चेन्स होते हैं, कंट्रोल न्यूट्रिएंट्स इनपुट होता है, लेस रेजिलियंट होता है. जैसे कि हमारा क्या बोलते हैं, क्रॉप फील्ड है, वो भी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है. डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन मैनेजमेंट होता है, सिग्निफिकेंट ह्यूमन डिपेंडेंसी और इम्पैक्ट होता है. Both types play crucial role, but understanding the difference is vital for ecological management and conservation. चलते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट है हमारा इकोसिस्टम स्ट्रक्चर. तो उसमें दो कंपोनेंट होता है, एबायोटिक और बायोटिक. एबायोटिक में क्या क्या हो गया? क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो गए, जैसे सोलर रेडिएशन, टेम्परेचर. ठीक है, पी आर सी आई, फिर प्रेसिपिटेशन. ठीक है, एडाफिक फैक्टर्स में हो गया सॉइल टेक्सचर, पीएच. टोपोग्राफिक फैक्टर्स में हो गया एल्टीट्यूड, स्लोप, एस्पेक्ट्स. केमिकल फैक्टर्स में हो गया डिजॉल्व ऑक्सीजन, सैलिनिटी. ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे फिर आ गया बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर्स हो गए, कंज्यूमर्स हो गए, हेटरोट्रॉप्स. ठीक है, ऑटोट्रॉप्स में ग्रीन प्लांट्स, एल्गे आ गए. कंज्यूमर्स में प्राइमरी आ गए, सेकेंडरी, टर्सरी कंज्यूमर्स आ गए. बैक्टीरिया और फंजाई हमारे उसमें चले गए, डेट्रीवोर्स में. ठीक है, तो
पहले हम देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट को। ठीक, इकोसिस्टम आर ऑर्गेनाइज्ड हायरार्किकली बाय ट्रॉपिक फंक्शंस विथ ईच लेवल प्लेइंग ए क्रूशियल रोल इन एनर्जी ट्रांसफर एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। इसमें क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है जो कि प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर फिक्स इनऑर्गेनिक कार्बन इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थ्रू फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा इसमें। ठीक है, उसमें सारे जो C1 C2 C3 C4 प्लांट्स होते हैं उसमें क्या कैसे होते हैं वो सब पढ़ेंगे। मरीन फाइटोप्लैंक्टन कंट्रीब्यूट approximately 50% of global primary productivity despite representing less than 1% of photosynthetic biomass। ठीक है, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स की जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर प्लांट्स और एल्गी को फीड करते हैं। ठीक है, द herbivores इज द मोस्ट इन मोस्ट इकोसिस्टम एंड फॉर्म सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर हो गए जो कार्निवोर्स हैं, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स पे प्रेडेट करते हैं या उनको खाते हैं। ठीक है, डिकम्पोजर्स हो गए कि बैक्टीरिया फंजाई हैं जो बायोकेमिकली मिनरलाइज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ए सिंगल डिसिडियस ट्री प्रोड्यूसेस 1200 kg ऑफ लीफ लिटर्स एनुअली विच डिकम्पोजर्स प्रोसेसेस विद इन 1 to 3 years। ठीक है, तो डिकम्पोजर का काम है कि जो बच गया डेड हो गया सब कुछ हो गया उसको वापस से वो मिनरल फॉर्म में इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना ताकि फिर से प्रोड्यूसर्स उसको अपने अंदर ले सके और फिर से वो साइकिल चलते रहे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। इकोसिस्टम के फाउंडेशन होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स फॉर्म्स द बेस ऑफ नियरली ऑल इकोसिस्टम बाय कन्वर्टिंग इनऑर्गेनिक कार्बन इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड मेकिंग एनर्जी अवेलेबल फॉर लाइफ फॉर्म्स। इसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉप्स और दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स क्या है, तो ये हार्नेस करते हैं सनलाइट को थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कि सनलाइट का उपयोग करते हैं अपना सिंपल सा, बचपन में जो पढ़े थे खाना बनाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स, कि वो लाइट का उपयोग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इंक्लूड्स रेन फॉरेस्ट प्लांट्स विच अडेप्ट टू वेरिंग लाइट्स level and marine phytoplanktons responsible for approximately 50% of global primary productivity despite, ये तो हम पढ़े ही अभी। ठीक है, 1% ग्लोबल फोटोसिंथेटिक बायोमास है लेकिन 50% उसका प्रोडक्शन है। ठीक है, जैसे कि एक, ठीक है, डाइपेट्रोकार्पस स्पीसीज है तो कैप्चर करता है 80% ऑफ इंसिडेंट सोलर रेडिएशन while shade adapted understory plants like Calthea have evolved larger chloroplast and altered chlorophyll, ठीक है, एज टू बी रेशियो फॉर इफिशियंट लाइट हार्वेस्टिंग। उसको लाइट कम मिलता है तो उसी हिसाब से वो अपना अडेप्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में पढ़े थे ना एडोप्टेशन, ये सब तो वो है। कीमो ऑटोट्रॉप्स हो गए तो केमिकल रिएक्शन का स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया होते हैं जो केमिकल रिएक्शन फॉर एनर्जी, ठीक है, करते हैं। एट हाइड्रोथर्मल वेंट्स सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया यूटिलाइजेज, ठीक है, सल्फर H2S, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड टू generate ATP supporting entire ecosystem independent of solar energy. This has significant implications for astrobiology। ठीक है, तो ये है, ये समुद्र के नीचे है, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड है, यहाँ से अपना ये, ठीक है, उसको ATP में कन्वर्ट करके इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर है कंज्यूमर्स की एनर्जी फ्लो थ्रू ट्रॉपिक लेवल्स, की हेटेरोट्रॉप्स ऑब्टेन एनर्जी बाय कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिजम्स प्लेइंग वाइटल रोल्स इन इकोसिस्टम एनर्जी ट्रांसफर एंड न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स हर्बीवोर्स हो गए। ठीक है, हर्बीवोर्स ओवरकम द, ठीक है, CNP रेशियो, CH2NH2P रेशियो, ठीक है, स्टियोकेमेट्रिक चैलेंजेस। ठीक है, प्लांट का कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो है 20, ठीक है, 20 to 50:1, और एनिमल का क्या है 5 to 7:1 थ्रू हाई कंजन। तो इसको चीज़ को, अब कार्बन कम है तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, कंपनसेट करने के लिए तो हाई कंजम्पशन रेट्स ऑफ रखते हैं या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं। रूमिनेंट्स फॉर इंस्टेंट अचीव 60 to 70% सेलुलोज डाइजेशन वाया गट माइक्रोब्स। फिर है सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आगे कार्निवोर्स जो कि डेमोन्स्ट्रेट एनर्जी कंसंट्रेशन
ए barn owl consumes 3 to 4 owls daily, indirectly depending on the large grain base. ठीक है. Piscivorous fish like pika show ontogenetic dietary shift, moving through trophic level as they mature. नेक्स्ट है प्राइमरी सेकेंडरी के बाद क्या आता है, तो टर्सरी हमारा आ गया. ठीक है, कि वो उसके ऊपर हो गया कि वो क्या कंज्यूम करते हैं किसको, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स को. ठीक है, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स को ये कंज्यूम करते हैं टर्सरी. ठीक है. फिर ओमनीवोर्स के साथ एक यूनिक चैलेंज है ट्रॉफिक मॉडल्स में. क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं कि ये तो भाई दोनों पे डिपेंडेंट है. जैसे ग्रिजली बियर्स कोस्टल अलास्का में डिराइव 70 to 80% ऑफ देयर एनुअल एनर्जी फ्रॉम सैल्मन. इन कॉन्ट्रास्ट इनलैंड पॉपुलेशंस आर लार्जली वेजिटेरियन ड्यूरिंग समर. दिस मेक्स देयर एवरेज ट्रॉपिक पोजिशन हाईली वेरिएबल अक्रॉस टाइम एंड स्पेस एंड टाइम. अब हम चलते हैं नेक्स्ट, डिकम्पोजर्स और डेट्रीवोर्स. तो इनका क्रिटिकल रोल है. ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में इकोसिस्टम में हेल्प करते हैं. डेट्रीवोर्स क्या हो गया, ये ऑर्गेनिज्म है जो मैकेनिकली फ्रैगमेंट डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू स्मॉल पीसेस. कॉमन एग्जांपल इंक्लूड अर्थवॉर्म्स, मिलीपेड्स, वुडलाइस which increases surface area for microbial action. Decomposers. डिकम्पोजर्स, ठीक है, तो उसमें क्या है, प्रीडोमिनेटली बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं. ये माइक्रोनिम्स क्या करते हैं, बायोकेमिकली मिनरलाइज करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपलर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में. ठीक है, मेकिंग देम अवेलेबल फॉर अपटेक बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. अब एक चीज़ है माइक्रोबियल लूप. एक्वाटिक सिस्टम में क्या होता है, माइक्रोबियल लूप रिप्रेजेंट ए वाइटल प्रोसेस वेयर डिजॉल्व ऑर्गेनिक जो कार्बन है रिसाइकिल होता है. जैसे कि बैक्टीरिया कंज्यूम करता है डिजॉल्व ऑर्गेनिक कार्बन को एंड देन कंज्यूम्ड बाय प्रोटोजोआ, तो बैक्टीरिया को प्रोटोजोआ खाता है. दिस ट्रॉपिक ट्रांसफर, ठीक है, दिस ट्रॉपिक ट्रांसफर रिटर्न्स कार्बन एनर्जी टू हायर ट्रॉपिक लेवल्स, reintroduce an estimated 10 to 30% of primary production that would be otherwise be lost from the system. ठीक है, समझ में. ये क्या करता है कि माइक्रोबियल लूप होता है जो कि एक्वाटिक सिस्टम, जो बैक्टीरिया कंज्यूम करता है क्या, तो डिजॉल्व ऑर्गेनिक कार्बन को कंज्यूम करता है, उसको प्रोटोजोआ कहा जाता है. फिर वो प्रोटोजोआ को आगे ऐसे करते करते वो क्या बोलते हैं, वो नए हायर ट्रॉपिक लेवल्स में जाता है. तो उससे क्या होता है कि जो एनर्जी जो डिजॉल्व ऑर्गेनिक कार्बन है जो कि लॉस हो जाता है वो यहाँ से रिसाइकिल हो जाता है. फिर है लीफ लिटर डिकम्पोजिशन. ठीक है, सिंपल से एग्जाम्पल देखते हैं कि जिसकी डिसीडियस ट्री है वो 200 kg ऑफ लीफ लिटर हर साल, मतलब पत्ते उसके झड़ते हैं इतना. Without the combined action of decomposition and detrivores, this organic matter would accumulate at a rate of 10 tons per hectare annually. However, diverse decomposers communities, including fungi, bacteria, and various arthropods, efficiently mineralize this litter within 1 to 3 years. ठीक है, ये तो अभी हम पढ़ लीजिए. जो न्यूट्रिएंट होते हैं एसेंशियल, उनको वापस सॉइल में वो रिलीज कर देते हैं. चलते हैं नेक्स्ट है हमारा, हाँ, नेक्स्ट यहाँ पे डेट्रीवोर्स का है. ठीक है, यहाँ पे मैंने एक चार्ट दे दिया जो कि एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है. इस पे क्वेश्चंस आते हैं. यहाँ पे उनका डेफिनेशन हो गया, टाइप ऑफ डेट्रीवोर्स हो गए, जैसे मैक्रो में आ गए. ठीक है, अर्थवॉर्म्स ये सब, माइक्रो में आ गए माइट, स्प्रिंगटेल्स, एक्वाटिक में आ गए एम्फीपॉड्स, आइसोपॉड, इंसेक्ट लार्वा, वर्टिब्रेट्स में आ गए. ठीक है, स्कैवेंजर्स, बल्चर्स, कैटफिश. ठीक है, फंक्शन क्या है, तो उनका फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेटिरेटर्स है, मिक्सिंग सॉइल लेयर्स है. ठीक है, ये सब है. उसका मेजर स्टेप इन डिकम्पोजिशन, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ये सब पढ़ेंगे डिटेल में. ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, ये क्या होता है. लिटर क्वालिटी फैक्टर्स, तो फास्ट कहाँ होता है, जब लो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो हो, लो लिग्नाइन हो, हाई नाइट्रोजन हो. स्लो कब होगा, जब हाई कार्बन नाइट्रोजन रेशियो हो, हाई लिग्नाइन हो, और या फिर टैनिन हो, या फिर फेनोलिक्स हो. क्लाइमेट इन्फ्लुएंस, हाई टेम्परेचर प्लस एडिक्वेट मॉइस्चर में फास्टेट होता है. ठीक है, इसीलिए हमारा जो डिकम्पोजिशन होता है वो ट्रॉपिकल एरियाज में ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर भी ज़्यादा है और टेम्परेचर भी ज़्यादा है. कूल ड्राई वाटर लॉग्ड में या फिर एनारोबिक कंडीशन में स्लोएस्ट होता है.
मतलब कि एरोबिक कंडीशन होगा तो उसमें भी फास्ट होगा। सॉइल फैक्टर्स, पीएच न्यूट्रल स्लाइटली एसिडिक गुड है, हाईली एसिडिक स्लो करता है, और ऑक्सीजन एरोबिक है तो फास्ट है, एनारोबिक है तो स्लो है। वही बात अभी बताया मैं। माइक्रोबियल कम्युनिटी, बैक्टीरिया डिकम्पोज सिंगल कंपाउंड, फंजाई ब्रेक्स लिग्नाइन और सेलुलोज। डिकम्पोजिशन मॉडल क्या एक्सपोनेंशियल डीके है, ठीक है। फास्टेस्ट डिकम्पोजिशन इकोसिस्टम ट्रॉपिकल वेट फॉरेस्ट, वार्म प्लस मॉइस्ट, और स्लोएस्ट का होता है आर्कटिक टुंड्रा में, ठीक है। वेटलैंड्स में जहाँ पे कि एनारोबिक कंडीशन होता है, और डेजर्ट में जो कि पूरा ड्राई होता है। तो ये चार्ट हेल्प करेगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, बने पीवाई कुछ, ठीक है। ऑलरेडी उसकी वीडियोज हैं, उसमें देखना होगा इन्वायरमेंटल बायोलॉजी को, उसको 2 पार्ट में होगा, यू कैन लुक फॉर दैट। अदरवाइज या फिर मैं फिर से लेके आऊँगा ना प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो उसमें इंक्लूड करूँगा। नेक्स्ट है हमारा एबायोटिक कंपोनेंट, द नॉन लिविंग फाउंडेशंस, ठीक है। एबायोटिक फैक्टर्स डिटरमाइन द लिमिट्स, ठीक है, लिमिट प्रोडक्टिविटी, स्पीसीज कंपोजिशन, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन ऑफ बायोटा इन एन इकोसिस्टम। तो क्लाइमेटिक फैक्टर जैसे सोलर रेडिएशन ड्राइव फोटोसिंथेसिस करता है, डिटरमाइंस वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन, टेम्परेचर कंट्रोल, मेटाबॉलिक रेट्स, ठीक है, फॉलोइंग द Q10 रूल, मेटाबॉलिक रेट्स डबल विद द 10% राइज, पार्टिसिपेशन डिटरमाइंस बायोम्स डिस्ट्रीब्यूशन। फिर इडैपिक फैक्टर्स हो गए, इडैपिक मतलब सॉइल का टेक्सचर कैसा है, पीएच कितना है, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट है, ऑर्गेनिक मैटर है कितना है नहीं है, सॉइल एसिडिक है कि बेसिक है, ठीक है, जैसे कि एसिडिक सॉइल टी कल्टिवेशन को सपोर्ट करेगा, ठीक है, लेटरेटिक सॉइल कैस्यू को प्लांटेशन को सपोर्ट करेगा। फिर टोपोग्राफिक फैक्टर्स है कि किस एल्टीट्यूड पे, जैसे कि हर किलोमीटर के साथ 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर गिरता है, इसको इन्वायरमेंटल एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे, या फिर आई थिंक नहीं अभी पढ़े नहीं होंगे, नहीं पढ़े हैं, ठीक है। वैसे पता भी होगा आप लोग, ठीक है, कि वाटर रन ऑफ कितना है, स्लोप की एंगल कितना है, उसी हिसाब से उसका एक्सपोजर कितना है, ठीक है। वो लीवर्ड साइड है माउंटेन के कि ठीक है कि रेनवर्ड साइड है तो उस पर भी डिपेंड करता है। केमिकल फैक्टर्स की डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना है, एक्वाटिक सिस्टम है, सैलिनिटी कितना है, कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी कितना है, हेवी मेटल या पॉल्यूटेंट्स कितने हैं। तो ये सब कुछ डिपेंड करता इन्फ्लुएंस करता है इकोसिस्टम के हेल्थ के और स्पीसीज के सर्वाइवल पर, ठीक है। तो ये हमने पढ़ ही लिया है, क्लाइमेटिक फैक्टर पढ़ ही लिया, ठीक है। सोलर रेडिएशन है कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन क्या होता है, 4 से 700, मतलब जो हमारा विजिबल रेंज है ना, उसी में ये क्या होता है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन भी उसको बोलते हैं, ठीक है। जिस जो रेडिएशन में इसको फोटोसिंथेटिक उसमें एक्टिव होता है, रिप्रेजेंट 45% ऑफ सोलर स्पेक्ट्रम। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अचीव नीड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ 1000 to 3500 ग्राम्स, ठीक है, पर सेंटीमीटर, ठीक है, पर मीटर क्यूब, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, कितना 1000 to 3005 ग्राम ऑफ कार्बन पर मीटर स्क्वायर पर ईयर ड्यू टू हाई ईयर राउंड इरेडियंस। इरेडियंस मतलब कि अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, ठीक है। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी अकर्स एट 400 to 600 माइक, ठीक है, म्यू मोल फोटॉन्स पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर सेकेंड फॉर C3 प्लांट। ये सब पढ़ेंगे, C3 प्लांट C2 प्लांट्स क्या होते हैं, ठीक, और 1000 प्लस फॉर C4 प्लांट्स। टेम्परेचर ये क्या करता है, फॉलोज, ये तो अभी हम पढ़े कि जैसे कि सॉइल respiration in temperate forest increases exponentially with temperature until 25 to 30 degree, that declines as microbial metabolic cost exceeds carbon gain. Climate warming thus has non-linear effect on carbon cycling. वाटर भी है कि डायनेमिक हाइपोथेसिस है, वाटर एनर्जी डायनेमिक हाइपोथेसिस स्टेट करता है कि बायोडाइवर्सिटी जो पीक करता है वेयर बोथ एनर्जी टेम्परेचर एंड वाटर अवेलेबिलिटी हाई है, एक्सप्लेनिंग लैटिट्यूडनल डाइवर्सिटी ग्रेडियंट्स। डेजर्ट इकोसिस्टम रिसीव लेस देन 250 millimeter of precipitation annually. Each 10 increased rainfall can yield an additional 50 kg per hectare of plant biomass. तो ऐसे ही करता है, ये सब डेटा याद भी रखना है क्योंकि नेट में ये सब कुछ भी देते हैं, ठीक है। फिर सॉइल पीएच का, ठीक है, कि पीएच
जैसे कि फॉस्फोर अवेलेबिलिटी होगा इज मैक्सिमाइज एज pH 6.5 की 6.5 pH रहेगा तो उसके आसपास फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा प्लांट्स के लिए मिलेगा। वाइल अल्मोनियम टॉक्सिसिटी एमर्ज बिलो, ठीक है, pH 5.0 tropical rainfalls on highly weathered oxysoils, pH 4 to 5 show adaptation like mycorrhizal association that enhance phosphorus uptake in these limited phosphorus limited system। फिर सॉइल और टेक्सचर और स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है। सैंडी सॉइल्स हैव हाई इनफिल्ट्रेशन बट लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। क्ले सॉइल रिटेन वाटर बट में बिकम एनारोबिक फेवरिंग डिफरेंट माइक्रोबियल कम्युनिटीज। फिर ये बात एल्टीट्यूड की, ये टेम्परेचर डिक्रीजेज अप्रोक्सीमेटली, ये तो हम पढ़े 1000, जैसे माउंट किलिमंजारो है स्पेंस 5 इकोलॉजिकल जोन्स अक्रॉस 25 किलोमीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। फिर है लैटिट्यूड, सोलर इंसिडेंस एंगल वेरीज फ्रॉम 90 डिग्री एट द इक्वेटर टू नियर जीरो एट पोल्स, फंडामेंटली ड्राइविंग ग्लोबल पैटर्न ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड सीजनैलिटी। ठीक है, ये जो नेशन है ना, ये एल्टीट्यूड वाले, यहाँ पे रेन फॉरेस्ट है, ये डेसिडियस है, और ऊंचा गया तो मिडिल लीफ फॉरेस्ट हो गया, टुंड्रा हो गया, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, हाई से स्नो। फिर लॉज गवर्निंग एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम ऑपरेट अंडर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न हाउ एनर्जी इज एक्वायर्ड, ट्रांसफॉर्म्ड एंड ट्रांसफर्ड। ओके, तो ये हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, यूनिवर्सल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, पहले दो पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं इसको देखते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन इकोसिस्टम, इसके और डिटेल में भी पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स को थोड़ा करेंगे डिटेल में, बट हम देख लेते हैं जितना जरूरी है उतना। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये सिर्फ जो कॉन्सेप्ट है इसको अलग अलग तरीके से यूजीसी नेट ने पूछ रखा है पहले। एप्लीकेशन क्या है कि सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय प्रोड्यूसर्स एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू केमिकल एनर्जी ग्लूकोज। Chemical energy is then converted into kinetic energy for movement, thermal energy heat के रूप में, और stored as a biomass by consumers. Energy continuously change form but the total amount remains constant। यानी कि कुछ बॉडी में रह गया, कुछ ग्रोथ में चला गया, और कुछ हीट के रूप में बाहर निकल गया, लेकिन ओवरऑल टोटल जोड़ेंगे तो सेम रहेगा। जैसे कि फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी। Cellular respiration break down glucose to release energy for metabolic process with some energy lost as heat। ठीक है, ये सबको मिला के, ठीक है, वो सेम होगा एनर्जी। Herbivores can convert plant chemical energy into their own biomass kinetic energy for movement। ठीक है, this law explains why ecosystem require a constant input of solar energy to maintain their structure and function। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड लॉ of thermodynamics। Second law of thermodynamics, known as law of entropy, explains why energy transfer in ecosystems are never 100% efficient। ठीक है, during energy transformation some energy is always converted into an unusable form, usually heat, leading to an increase in entropy disorder in the universe। No energy transfer is 100% efficient। ठीक है, तो वहीं से आया लिंडमैन का जो 10% रूल है ना, कि 10% ही जाता है, तो वही है, इसी पे है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर। एप्लीकेशन इन इकोसिस्टम, ठीक है, एच इज टॉपिक लेवल ट्रांसफर फ्रॉम प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर्स, ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट एज हीट ड्यू टू मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। दिस इनएफिशिएंट लिमिट्स the number of trophic level in food chains। Each pyramid are always upright, energy pyramids are always upright, showing a decrease in available energy at successive higher trophic levels। Example, only 10% of energy is transferred from one trophic level to next। 90% is lost as heat or used in maintenance activities like respiration, movement and growth। जैसे कि grasshopper eating grass captures only 10% of plant's energy with 90% lost as heat। This law is why there are typically 4 to 5 trophic levels in most ecosystems and why top predators are relatively rare। चलते नेक्स्ट, इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक लॉज की। इसका इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस क्या है थर्मोडायनेमिक लॉ का? थर्मोडायनेमिक लॉज हैव प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस फॉर हाउ इकोसिस्टम आर स्ट्रक्चर्ड और फंक्शन और डिटरमाइनिंग फंडामेंटल पैटर्न्स इन नेचर।
पहला है कि यूनिट डायरेक्शन एनर्जी फ्लो। अनलाइक न्यूट्रिएंट्स which are recycled, energy flows through an ecosystem in a single direction. Energy typically flows from sun through producers, consumers and eventually dissipated as heat. ठीक है, इस सन से आता है, फिर प्रोड्यूसर में जाता है, कंज्यूमर में आता है, फिर गर्मी के रूप में फाइनली निकल जाता है। एनर्जी कैनट बी रीयूज्ड वंस इट हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड एंड लॉस्ट एज हीट। हीट में कन्वर्ट हो गया, लॉस्ट हो गया तो फिर से यूज नहीं कर सकते। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फूड चेन लेंथ। This significant energy loss at each step limits the number of trophic levels in the food chain. मतलब कि प्लांट है, उसको एक जानवर खाया, उसको दूसरा खाया, तीसरा खाया, एक लेवल के बाद नहीं ना, खत्म है भाई। उसके बाद वो एनर्जी आगे सारा हीट में लॉस हो गया, तो इसलिए वो लिमिट हो गया कि चलो भाई 4 तक गया ये चेन, फूड चेन, उसके बाद खत्म। ठीक है, मोस्ट इकोसिस्टम हैव ओनली 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल्स ड्यू टू एनर्जी कांस्टेंट, क्योंकि एनर्जी कम हो जाता है। प्रिवेंट फूड चेन्स फ्रॉम बीइंग एक्सेसिवली लॉन्ग। Fewer top predators. Due to cumulative energy loss, there is less energy available to support organisms at higher trophic levels. ठीक है, कि अब एनर्जी कम है ना, 10% ही गया, सपोज 100% था उसका, फिर नेक्स्ट गया 10%, वो तो और कम हो गया, फिर उसका नेक्स्ट गया 10%, और उसके ऊपर एपेक्स प्रेडेटर 10%, तो उसका इससे कितना मिला, 100 का 10%, उसको तो बहुत कम मिला। ठीक है, तो वो फिर लेस एनर्जी अवेलेबल रहता है, इसलिए उनकी संख्या भी कम रहती है। ठीक है, रिजल्ट इन फ्यूअर इंडिविजुअल्स एंड लेस बायोम्स एट टॉप ऑफ द फूड पिरामिड। ठीक है, एक्सप्लेन्स द रेयरिटी ऑफ एपेक्स प्रेडेटर इन नेचुरल इकोसिस्टम। ओके, दिस प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स व्हाई एनर्जी पिरामिड्स आर ऑलवेज अपराइट, व्हाई इकोसिस्टम स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन कंटिन्यूअस एनर्जी इनपुट फ्रॉम द सन। ठीक है, अब हमारा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो प्राइमरी प्रोडक्टिव रिप्रेजेंट क्या करता है, रेट एट विच एनर्जी इज कन्वर्टेड टू ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय फोटोसिंथेटिक प्रोड्यूसर्स। जो फोटोसिंथेटिक प्रोड्यूसर्स है उनके द्वारा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट जिस रेट पे किया जाता है उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये कितना उन्होंने कन्वर्ट किया। फिर उसमें दो तीन तरह के होते हैं, एक होता है ग्रॉस, दो ही होते हैं, ग्रॉस और नेट। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब टोटल एनर्जी फिक्स्ड बाय फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के थ्रू टोटल एनर्जी कितना फिक्स किया गया। दूसरा है ऑटोट्रॉपिक रिस्पिरेशन, मतलब एनर्जी प्लांट्स ने अपने मेटाबॉलिज्म, अपने काम के लिए, अपने मेंटेनेंस के लिए, अपने सेल्स के सही करने के लिए, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, अपने अपने रिपेयर के लिए कितना इस्तेमाल किया, तो उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक रिस्पिरेशन। फिर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब हो गया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस जितना वो प्लांट ने अपने खुद के लिए भी इस्तेमाल किया। ठीक है, मतलब कि एनर्जी अवेलेबल है उतना ऑटो हेट्रोट्रॉप्स के लिए, मतलब जब ये नेट जो है मतलब इतना अवेलेबल है नेक्स्ट किसके लिए, नेक्स्ट लेवल के लिए। ठीक है, तो क्या है कि पेटाग्राम्स ऑफ कार्बन पर ईयर। ठीक है, टेरेस्ट्रियल हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, 56 पेटाग्राम। 1 पेटाग्राम में होता है 10⁻15 ग्राम्स। ठीक है, इतना कार्बन पर ईयर। ओशनिक जो हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो है 48। टोटल ग्लोबल हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है पर ईयर का वो है 104 पेटाग्राम्स ऑफ कार्बन पर ईयर। फिर देखते हैं इन टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रीचेज 3000 ग्राम ऑफ कार्बन पर मीटर स्क्वायर पर ईयर विदाउट ऑटोट्रॉपिक रेस्पिरेशन विथ ऑटोट्रॉपिक रिस्पिरेशन कंज्यूमिंग 1800 ग्राम। लिविंग नेट कितना रह गया, हो तो रहा है ठीक है, प्रोडक्टिविटी ग्रॉस 3000, लेकिन नेट कितना बच रहा है 1200। ठीक है, तो 40% फिक्स्ड कार्बन सपोर्ट्स प्लांट मेटाबॉलिज्म, कि 40% तो इस्तेमाल हो गया मेटाबॉलिज्म, प्लांट मेटाबॉलिज्म में ही। ठीक है, नेक्स्ट है, इस पे सवाल आते हैं कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसका कितना है। ठीक है, किसका कम है किसका ज़्यादा है, कई बार ये अरेंज करने को भी आ जाता है। ठीक है, आया हुआ पहले देख लेते हैं। तो इसमें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को अलग रखे हैं, इक्वेटिक को अलग रखें, ये सब पढ़ेंगे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका है टेरेस्ट्रियल में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, उसके बाद ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट का, उसके बाद ट्रॉपिकल टेम्परेट रेन फॉरेस्ट का, उसके बाद टेम्परेट सीजनल फॉरेस्ट का। ठीक है, उसके बाद क्या है बोरियर फॉरेस्ट का, उसके बाद सवाना का। ठीक है, उसके बाद कल्टिवेटेड लैंड, श्रब लैंड। ठीक है,
एक्वाटिक सिस्टम क्या, स्वैम्प और मार्स का सबसे ज़्यादा, फिर कोरल लीफ का है, फिर सॉल्ट मार्स का है, फिर अपवेलिंग जोन का है, लेक्स का है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का है, फिर ओपन ओशियंस का है। इसमें ना कुछ कुछ चेंजेस हैं अलग अलग रिसर्च के हिसाब से। तो एक ये ऐसा नहीं है कि ये जो दे दिया गया चार्ट यही फिक्स है, ठीक है। तो मतलब इसलिए कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था इस पे, तो उसमें एक ऐसे ही कन्फ्यूजन हो गया था, क्योंकि यूजीसी का जो सोर्स था वो अलग था और कुछ लोगों का सोर्स अलग था, तो उस आधार पे कन्फ्यूजन हो गया, ठीक है। तो वो है, वो रहता ही है, ठीक है, क्योंकि ये सब स्वैम्प और टर्बल रेन फॉरेस्ट ये सब पे बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है इनकी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी का कि ग्रॉस क्या है, ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी क्या है, ठीक है, यूनिट्स इसमें क्या क्या यूज होते हैं, टाइप्स क्या हैं, ठीक है, कि फोटोसिंथेटिक है, कीमोसिंथेटिक है, फिर मेन लिमिटिंग फैक्टर क्या है, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, न्यूट्रिएंट है, लीफ एरिया इंडेक्स है, स्पीसीज टाइप है कि कौन से प्लांट C3 है, C4 है, कैम प्लांट है, ठीक है, लाइट, ठीक है। तो 400 to 700 नैनोमीटर का है, ठीक है। 1 से 5% सनलाइट यूज होता है ऐसी फोटोसिंथेसिस के लिए, बाकी तो उपयोगी नहीं होता 95%, ठीक है। फिर टेम्परेचर है, ये कहाँ पे हायर प्रोडक्टिविटी होती है, तब ट्रॉपिक्स में ज़्यादा है, फिर टेम्परेट में, फिर आर्कटिक में, ठीक है। इसका मतलब हायर टेम्परेचर मतलब हायर प्रोडक्टिविटी। फिर वेट रीजन्स, ठीक है, वेट रीजन्स में हाई नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है और डेजर्ट में कम। न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस मेजर लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स है, अपवेलिंग जोन्स हाई ओशन प्रोडक्टिविटी, ठीक है। जहाँ से समुद्र में ना नीचे से पानी ऊपर की तरफ आता है वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। हाईएस्ट टेरेस्ट्रियल एनपीपी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, लोएस्ट टेरेस्ट्रियल डेजर्ट्स में, टुंड्रा में। तो यहाँ पे ना एक कन्फ्यूजन हो जाता है, यहाँ पे कोई मेजर में ये आ गया था किसी में ये, ठीक है। हाईएस्ट इक्वेटिक एनपीपी, तो एल्गल बेड्स हो गए, एस्चुरियन मार्स हो गए, ठीक है। लोएस्ट इक्वेटिक एनपीपी ओपन ओशन हो गए, ठीक है। लेकिन कंट्रीब्यूट करता है कितना, 50% ऑफ ग्लोबल एनपीपी ड्यू टू लार्ज एरिया। कम है ऐसे, अगर पर स्क्वायर मीटर देखें तो कम है, बट इसका बहुत ज़्यादा है क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है ना। ग्लोबल प्रोडक्टिविटी कितना है, लगभग 104.9, टेरेस्ट्रियल 56 है, मैराइन 48.5 है। तो ये नहीं याद रखना, ये याद रखना है कि हाँ टेरेस्ट्रियल का ज़्यादा है मैराइन से। फिर भी मेजर कंट्रीब्यूटर्स क्या है, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, हाफ ऑफ ग्लोबल ऑक्सीजन को करते हैं, ये सवाल आ सकता है। मेजरमेंट मेथड क्या है, हार्वेस्ट मेथड, CO2 अपटेक, ये सब है। एनर्जी ट्रांसफर इफिशियंसी 10% जो आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक लेवल में, लिंड्समैन लॉ, ठीक है। हाई प्रोडक्टिविटी के एग्जाम्पल जैसे अमेजन एंड फॉरेस्ट है, कोरल रीफ है, एस्चुरीज हैं, अपवेलिंग जोन्स हैं, ठीक है। और लो प्रोडक्टिविटी सहारा डेजर्ट है, आर्कटिक टुंड्रा है, वो सब। अब यहाँ पर वाई द 10% लॉ के बारे में देखते हैं कि वाई एनर्जी ट्रांसफर इज इनएफिशिएंट, ये इनएफिशिएंट कैसे है। तो लिंड्समैन क्लासिक फॉर्मूलेशन स्टेट्स दैट approximately 10% of energy transfer between trophic levels. This low efficiency occurs for 3 reasons. पहला, incomplete consumption, ये 30 to 60% of biomass में remains unconsumed by herbivores, कि उन्होंने खाया ही। Limited assimilation, digestive efficiency range from 20 to 80% depending on food क्वालिटी। ये सब कुछ तो जा नहीं रहा शरीर में, खा रहे, बाकी बहुत सारी चीज़ें निकल भी जा रही हैं बिना उसको डाइजेस्ट हो। मेटाबॉलिक कॉस्ट, मोस्ट एसिमिलेटेड एनर्जी फ्यूल्स रिस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिज्म नॉट ग्रोथ, तो इस कारण से भी। फिर है कैटरपिलर एनर्जी बजटिंग, यहाँ पर जैसे देख लें, कंजम्पशन 100 kg ऑफ लिव टिश्यू, इजेशन 40 kg, ठीक है, किलो जूल ऑफ फिशेस, उसके बाद एसिमुलेशन 60 किलो जूल, रिस्पिरेशन 48 किलो जूल, प्रोडक्शन ग्रोथ 12 किलो जूल, ट्रॉपिक इफिशियंसी टू नेक्स्ट लेवल सिर्फ 12%, ठीक है। कि इतने टिश्यू को कंज्यूम किया और नेक्स्ट में कहाँ, नेक्स्ट में कितना गया, 12 बस, ठीक है। दिस इनएफिशिएंसी लिमिट्स फूड चेन लेंथ टू टिपिकली 4 to 5, ये तो हम पढ़ेंगे। एनर्जी फ्लो मॉडल्स, अब कुछ कुछ मॉडल्स एनर्जी फ्लो के उसको देखते हैं।
पहला तो सिंगल चेन लिंडसमैन ने 1942 में दिया था, ये तुम देख ही लिए हैं, ठीक है। ये 10% वाला है, ओके ठीक। नेक्स्ट है वाई शिफ्ट टू चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल, ठीक है। तो इसमें क्या है, दिस मॉडल रिकॉग्नाइजेस टू पैरेलल पाथवेज फॉर एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, ग्रेजिंग चेन, लिविंग प्लांट और डेटिरिटल चेन, डेड ऑर्गेनिक मैटर का, ठीक है। ग्रेजिंग चेन एग्जांपल की जैसे लिविंग ओक है, ठीक है, 500 किलो जूल पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, कैटरपिलर्स 500 किलो जूल पर मीटर पर, बर्ड्स 50, हॉक्स 5, ठीक है। डेटिरल में 15,000, अर्थवॉर्म 1500, ठीक है। तो दोनों चेन, ठीक है, साथ में चल रहा है, जैसे शुरू होगा तो ऐसे जाएगा, ठीक है, किसी भी रीजन में। ये भी साथ में चल रहा है, एनर्जी फ्लो हो रहा है और कुछ एनर्जी इधर भी फ्लो हो रहा है, ठीक है। जैसे कि देख लेते हैं, फॉरेस्ट में 80 to 90% जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो इंटरनल डेटिटल पाथवे, मतलब कि वो सब हर्बीवोर्स और प्राइमरी सेकेंडरी थर्ड कंज्यूमर ही करते हैं, मोस्टली वो चला जाता है। ग्रासलैंड में 30 to 60% है, ओपन ओशन में सिर्फ 10 to 20%, okay. So this model better represents reality by acknowledging the most primary production in terrestrial ecosystem becomes detritus rather than being consumed alive. The detrital pathway often supports more total biomass than grazing pathway, especially in forest ecosystems, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं जैसे सनलाइट आया, प्रोड्यूसर है, उसने बनाया, ठीक है, वो नेक्स्ट लेवल पे गया, हार्वेस्टर पर उसको टॉप प्रेडेटर खा गया, ग्रेजिंग फूड चेन हो गया। उसके साथ ही साथ डिकम्पोजिशन के भी चल रहा है कि कुछ उसके लीव्स लीडर्स हैं, पत्ते हैं, टहनी टूट के गिर गई तो उसको डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कोई डेड हो गया तो यहाँ पे का है, फिर यहाँ पे टॉप यहाँ पे हो रहा है, फिर डिकम्पोजर्स को कई बार कुछ प्रेडेटर खा गए, तो ये डेट्रिटस फूड चेन चलता है, ठीक है। और ये जो मिनरल उसमें कन्वर्ट करेंगे इनऑर्गेनिक मैटर में, फिर से प्रोड्यूसर अपने अंदर लेगा और फिर से आगे का करेगा। तो ये था हमारा ये मॉडल। फिर तीसरा मॉडल हमारा सेकंड मॉडल हो गया। तीसरा है यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो मॉडल, ओडम ने दिया था 1957 में। ये कंप्रेहेंसिव मॉडल है, इंडिकेट करता है ग्रेजिंग को, डेट्रिटल पाथवे को, विथ एक्सप्लिसिट अकाउंटिंग फॉर रिस्पिरेशन, स्टोरेज, ठीक है, एंड अनयूज्ड एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल। कंजर्वेशन इक्वेशन, तो इनका कहना था, ठीक है, कि आई इज इक्वल टू इनपुट एनर्जी इक्वल्स टू प्रोडक्शन ग्रोथ डिवाइडेड बाई रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिस्पिरेशन प्लस बायोमास स्टोरेज प्लस नॉट यूज्ड, ठीक है। इनका कंजर्वेशन इक्वेशन ये था। प्रैक्टिकल एग्जांपल फॉरेस्ट इकोसिस्टम का एनर्जी हो जाए, जैसे कि प्राइमरी प्रोड्यूसर है, इनपुट दे रहा है सपोज कि कितना 1 मिलियन का है, 100,000, ठीक है, 100,000 का 100 किलो जूल पर मीटर स्क्वायर हो गया। प्रोडक्शन में चला गया सपोज कि 60,000, डिस्प्रेशन में 40,000, स्टोरेज 50,000, नॉट यूज, ठीक है, 10,000, ठीक है, अनकंज्यूम्ड लिव्स। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूम हर्बीवोर्स का इनपुट कितना बचा, ये 10 था ना, यहाँ पे आया, वही तो कंज्यूम करेगा वो प्लांट मटेरियल को। फिर उसका प्रोडक्शन में चला गया 10, 1,000, 8,000 रिस्पिरेशन में चला गया, 5 स्टोरेज में, नॉट यूज 500। अब ये नेक्स्ट में जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर में तो 5 स्टोरेज में है, ठीक है। This model provides the most complete framework for understanding ecosystem energetics and forms the basis for modern ecosystem analysis. अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक फूड चेन और फूड वेब्स। फूड वेब्स, ठीक है, चलेगा। फूड चेन लीनियर एनर्जी पाथवे है, ठीक है। फूड चेन रिप्रेजेंट सिंपल लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म शोइंग एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट लेवल। जैसे ग्रेजिंग फूड चेन है, ग्रास है, ग्रास ऊपर है, फ्रॉग है, स्नेक है, ईगल है, इस पर भी पीवाईक्यूज आए हैं, मतलब इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कौन सा सही है इसमें से। फूड चेन स्टार्ट विथ लिविंग ग्रीन प्लांट्स, मूव्स थ्रू हार्बीवोर्स टू कार्निवोर्स। डेट्रिटस फूड चेन, लीफ लिटर, फंजाई, अर्थवर्म, फ्रॉग, स्नेक, ठीक है, बिगिन विद डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रोसेस्ड बाय डिकम्पोजिशन। पैरासाइटिक फूड चेन, ट्री, बर्ड्स, लाइस, बैक्टीरिया। Energy passes through parasitic organisms living on or in host,
ठीक है। Food webs complex interconnections. Food webs represent interlocking food chains, showing the complex reality of ecosystem feeding relationships. They increase ecosystem stability and resilience. इस पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, फूड वेब पे। इसी यही उसमें ये सही आंसर था, मतलब कि इसी पे आया गया था कि स्पीसीज अगर ज़्यादा बढ़ता है या फिर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होता है तो उससे क्या फ़ायदा है फूड वेब में, ठीक है। फूड वेब अगर कॉम्प्लेक्स होता है, इस तरह का कुछ सवाल था, तो उससे क्या होता है इकोसिस्टम स्टेबल रहता है और रेजिलिएंट रहता है, क्योंकि एक से ज़्यादा स्पीसीज है ना सबको खाने के लिए, तो अगर एक नहीं भी है तो उससे दूसरे से काम चला लेंगे तब तक, ठीक है। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि प्लांट फ्लावर्स नट्स सीड्स है, तो ये म्यूल डियर भी खा रहा है, डगलस स्क्विरल खा रहा है, ठीक है, ये बटरफ्लाई जो भी है खा रहा है, बहुत है वैसे तो, ये पैसिफिक ट्री फ्रॉग खा रहा है, ठीक है, इनके बर्ड है ये पीका। फिर इस पीका को कौन कौन खा सकता है, रिंग टेल, वेस्टर्न विपटेल, ठीक है, रेवन भी खा सकता है, ब्लैक टिप्ड जैक रैबिट भी खा सकता है इसको, और कौन खा सकता है, पाइन मार्टिन भी खा सकता है। पाइन मार्टिन को कौन, बब कैट माउंटेन लायन दोनों खा सकते हैं, तो इस तरह से इसके लिए भी ऑप्शन है, ठीक है। माउंटेन लायन और क्या खा सकता है, तो माउंटेन लायन रिंग टेल को भी खा सकता है, ठीक है। माउंटेन लायन और किसको खा सकता है, तो माउंटेन ब्लैक टिप जैक रैबिट को भी खा सकता है, तो तीन तीन ऑप्शन है इसके पास, ठीक है। तो तीन तीन ऑप्शन है, तो एक नहीं भी है, मान लो ये नहीं है, तो ये दोनों से भी काम तब तक चला लेगा। जैसे कि फूड वेब, पॉन्ड का फूड वेब एग्जाम्पल दिया गया, प्लैंकटन है, जो प्लैंकटन है, स्मॉल फिशेज है, लार्ज फिशेज हैं, बर्ड्स है, एक्वाटिक प्लांट है, इंसेक्ट्स है, फिश है, डेट्रिटस डिकम्पोजर्स वर्म्स है, को फिर से फिश खा लिया, ठीक है। Why food webs matter? Species have multiple food choices, providing dynamic stability. This prevents ecosystem collapse if one species is removed and demonstrates ecological niches and keystone species impact. जैसे कि सेरेनगेटी एग्जाम्पल है, वाइल्ड बिस्ट है, जेब्रा है, बुफेलो है, ऑल ग्रेज ऑन ग्रास, लायंस, हैनास हैं, चीतास हैं, फीड ऑन ओवरलैपिंग प्रे पॉपुलेशन, क्रिएटिंग स्टेबल फूड। जैसे कि ये तीनों जो है, वाइल्ड बीस्ट, जेब्रा, बुफेलो, ये तीनों घास खाते हैं, और ये तीनों जो प्रेडेटर्स हैं वो खाते हैं, कंज्यूम खाते हैं, ठीक है। तो सपोज कि हैना है, कभी जेब्रा खा लिया, कभी बुफेलो खा लिया, ठीक है, तो ये चलता है। फिर है फूड चेन्स एंड वेब्स मैपिंग एनर्जी ट्रांसफर, टाइप्स ऑफ फूड चेन्स, तो ये ग्रेजिंग पढ़ लिया हमने, डिजिटल पढ़ लिया, एक्वाटिक पढ़ ही लिया। एक्वाटिक शुरू कहाँ से होता है, डाइटम से, ठीक है, कॉपी पॉड्स, फिर हेरिंग्स, फिर टूना, ये शायद आया है, हाँ आया शायद, फिर शार्क। अंटार्कटिक फूड वेब्स आर एक्सट्रीमली सिंपल, फाइटोप्लैंक्टन, क्रिल, पेंगुइन, सील, वेल, ठीक है। यहाँ पे डाइटम्स के बाद ना इसमें ये भी आएंगे फाइटोप्लैंक्टन, जो प्लैंक्टन। Food webs represent realistic feeding relationship. Most organisms consumes multiple prey types and have multiple predators. Multiple prey types have multiple predators. जैसे कि येलो स्टोन का एग्जाम्पल दिया कि वुल्फ, वहाँ पे वुल्फ को इंट्रोड्यूस किया गया 1995 में, क्रिएटेड कास्केडिंग इफेक्ट, वुल्फ स्प्रे ऑन एल्क, ठीक है, रिड्यूस हार्वेस्टिंग, इंक्रीज्ड विलो एस्पिन, मोर वीवर्स, ठीक है, अल्टर्ड स्ट्रीम, चेंज फिश कम्युनिटीज। तो ऐसा भी नहीं है, मतलब समझ रहे हो, फूड वेब में एक जो स्पीसीज था उसको रीइंट्रोड्यूस किया गया, तो उसके कारण इतने सारे चेंजेज आ गए, ठीक है। दिस ट्रॉफिक कैस्केड डेमोन्स्ट्रेट हाउ टॉप प्रेडेटर्स अफेक्ट मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल, सपोर्टिंग द ग्रीन वर्ल्ड हाइपोथेसिस, ठीक है। कि एपेक्स प्रेडेटर को रिमूव या कहीं ऐसे जब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जहाँ पे वो पहले नहीं था या फिर बहुत पहले था, तो उसके कारण बहुत सारी चीज़ें वहाँ की बदल जाती हैं एकदम नीचे तक। फिर इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ये पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक है, कि इन्वर्टेड इन पैरासिटिक सिस्टम, लिमिटेशन डजंट अकाउंट फॉर ऑर्गेनिज्म साइज। साइज से मतलब नहीं है कितने हो, संख्या तुम्हारी कितनी है उससे मतलब है, ठीक है। पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी इन्वर्टेड इन इक्वेटिक सिस्टम वेयर फाइटोप्लैंक्टन्स हैव रैपिड टर्नओवर, ठीक है। फिर पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज ऑपरेट ड्यू टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, कि भाई हम 10% ही जा रहा है ना, लिंड्समैन का हम पढ़े अभी, ठीक है। मोस्ट फंडामेंटल नेवर इन्वर्ट्स बिकॉज एनर्जी कैनॉट बी created. The pyramid of energy is the only pyramid that never inverts, reflecting the universal principle that energy dissipates at each trophic transfer.
चलते हैं नेक्स्ट। तो यही है, एक पिरामिड ऑफ नंबर दिया हुआ है। फिर है यहाँ पे ये पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक है। रीजन एक्सप्रेशन एग्जाम्पल, ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अपराइट, एक्वेटिक में भी अपराइट, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन दे दी है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग, ये चार्ट से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, और ये चार्ट से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व की जा सकती है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में पार्शियली इन्वर्टेड स्पिंडल शिफ्ट कह सकते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट में खासकर। पैरासाइटिक फूड चेन में इन्वर्टेड, ट्री बेस्ड इकोसिस्टम इन्वर्टेड, ठीक है। और डेटिजस फूड चेन में अपराइट या फिर इरेगुलर, तो इसको मोस्टली अपराइट ही मान के चलते हैं, ठीक है। पिरामिड ऑफ बायोमास, तो स्टैंडिंग क्रॉप का इसमें बात है। स्टैंडिंग क्रॉप से रेफर्स टू टोटल बायोमास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद इन ए स्पेसिफिक एरिया रिफ्लेक्टिंग प्रोडक्टिविटी एंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम डायनेमिक्स एंड हेल्थ। स्टैंडिंग क्रॉप्स मतलब क्या होगा कि टोटल बायोमास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक स्पेसिफिक एरिया में कितना है, ठीक है। फिर उसको क्या रिफ्लेक्ट करता है कि प्रोडक्टिविटी और रिसोर्स अवेलेबिलिटी कितना है, ठीक है। उससे क्या हमें पता चलेगा कि उसी का इकोसिस्टम का डायनेमिक्स कैसा और इकोसिस्टम का हेल्थ कितना है, ठीक है। अगर बायोमास स्टैंडिंग बायोमास का कम है तो फिर तो भाई हेल्थ खराब है उसका। इन्वर्जन रीजन, इन इक्वाटिक सिस्टम बायोमास इन्वर्जन occur ड्यू टू हायर एनर्जी ट्रांसफर एफिशिएंसी in smaller organisms leading to greater number of producers than expected based on traditional biomass pyramid models, ठीक है। और इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस क्या है सबके, तो अंडरस्टैंडिंग बायोमास हमारे लिए जरूरी है क्योंकि इससे हमें इकोसिस्टम की हेल्थ पता चलता है। इन्वर्जन इंडिकेट करता है कि न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी कितना है और एनर्जी फ्लो एफिशिएंसी कैसा है, वो इम्पैक्ट करता है स्पीसीज इंटरेक्शन को, ओवरऑल इकोसिस्टम के स्टेबिलिटी को। ये पिरामिड ऑफ बायोमास हो गया। ये अपराइट टेरेस्ट्रियल में, एक्वाटिक में क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड है। क्यों क्यों इन्वर्टेड, क्योंकि भाई इनका वजन ज़्यादा है ना, मतलब इनका बायोमास ज़्यादा है। वजन वजन नहीं कहेंगे, वजन नहीं, रॉन्ग, बायोमास ज़्यादा है। और यहाँ पे क्या है कि ट्री का बायोमास ज़्यादा है सबसे, उसके बाद हार्बीवोर्स क्या है, उसके बाद प्राइमरी कार्निवोर्स की संख्या कम है तो बायोमास कम है, टॉप के कार्निवोर्स कोई और भी कम संख्या है और उनका। यहाँ पे क्या है कि प्रोड्यूसर्स जो है वो हैं बहुत सारे नंबर में, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है, लेकिन बायोमास कम है, उनका वेट कह सकते हैं ड्राई वेट बहुत कम है। उसके बाद हार्बीवोर्स आ गए जो कि इसको खाते हैं, उनका भी ड्राई वेट कम है। उसके बाद कार्निवोर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम में, ठीक है। जैसे एक वेल है, वो पता ना कितना लाखों करोड़ों, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन, लाखों बढ़ा के अरबों में फाइटोप्लैंक्टन आएंगे, तब जाके शायद उसके वजन के बराबर होगा, ठीक। तो यहाँ पे बायोमास ऑफ पिरामिड, शेप ऑफ बायोमास पिरामिड का दिया हुआ है। टेरेस्ट्रियल में क्या है, अपराइट है, रीजन दिया हुआ है यहाँ पे और एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको देख लेंगे। फ्रेश वाटर में क्या है, ये अपराइट है, ठीक है। प्रोड्यूसर बायोमास है, ये दिया हुआ है। मराइन इकोसिस्टम इन्वर्टेड है, ठीक है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन का लो बायोमास होता है, लेकिन रिप्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा होता है, संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उनका रैपिड टर्नओवर होता है, सपोर्ट ए लार्जर बायोमास ऑफ जू प्लैंक्टन एंड फिश। उसके बाद एक्वाटिक विद डोमिनेंट फाइटोप्लैंक्टन, अगर जहाँ फाइटोप्लैंक्टन ज़्यादा है वो भी इन्वर्टेड होगा, ठीक है। जैसे कि ओपन ओशंस है, पेलाजिक जोन्स याद रखना है, ये सब पेलाजिक जोन्स दिया रहेगा तो वहाँ पे इन्वर्टेड बायोमास, ठीक है, इसको देख लीजिए। फिर है की टेक पेज, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। थर्मोडायनेमिक फाउंडेशन, इकोसिस्टम्स आर ओपन सिस्टम रिक्वायरिंग कंटिन्यूअस एनर्जी इनपुट चाहिए। अभी हमने देखे कि भाई एनर्जी, क्योंकि सब लास्ट में हीट में के फॉर्म में डिसिपिटेट हो जा रहा है सारा एनर्जी, और अगर वो फिर हम ले नहीं सकते अपने अंदर, तो हमें फिर से कंटिन्यूस एनर्जी चाहिए। और कंटिन्यूस एनर्जी का सोर्स क्या है हमारे लिए, सन। स्टार्ट कहाँ से होता है, सन से। एनर्जी फ्लोज यूनिडायरेक्शनली whilst nutrient cycle governed by laws of thermodynamics. फिर ट्रॉपिक इफिशियंसी, ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है ड्यू टू इनकम्प्लीट कंजम्पशन, लिमिटेड एसिमिलेशन, मेटाबॉलिक कॉस्ट, ठीक है। दिस लिमिट फूड चेन लेंथ एंड शेप्स इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर इससे बनता है। ड्यूल पाथवे, डुअल पाथवे, डुअल पाथवे में बोथ ग्रेजिंग एंड डेटिटल चेन्स आर एसेंशियल।
In forest, 80 to 90% net primary productivity enters the detrital pathways, highlighting the critical role of decomposers. Here, a wave complexity. Real ecosystem complex are complex waves, not simple chains. Keystone species and trophic cascades demonstrate how change at an one level propagate through the system. कि भाई एक जब भी कुछ बदलाव करेंगे ना वो फूड वेब में, ऐसा नहीं है कि वो पूरा नीचे तक इम्पैक्ट करेगा, बहुत सारी चीज़ों को इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, जैसे कि सपोज कोई एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे डियर्स रहते हैं और वहाँ पे ठीक है टाइगर्स हैं, तो वो ये टाइगर्स की पॉपुलेशन को एकदम हटा दें या ख़त्म हो गए। अब क्या है कि ये इसके पॉपुलेशन को चेक में रख देते खा के। अब क्या है कि आई नहीं, इनकी संख्या बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। फिर क्या होगा कि इनकी संख्या बढ़ती जाएगी, ग्रास को खाते जाएंगे खाते जाएंगे। तो क्या होगा कि ये भी एक दिन ये भी डिप्लीट हो जाएगा, मतलब इतना हो जाएगा कि ये जितना खा रहा है उतना ही उग नहीं पा रहा है। तो क्या होगा, उसको सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, फूड नहीं मिलेगा, कंपटीशन होगा, आपस में मारपीट होगा, लड़ेंगे फूड के लिए। ठीक है, तो उसका ऑप्शन उसमें क्या होगा, या तो ये फिर माइग्रेट करेंगे किसी ऐसे रीजन में जहाँ पे अवेलेबल हो। ठीक है, या फिर अगर वैसा पॉसिबल नहीं है तो ये पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कोई भी एक स्पीसीज का इंट्रोडक्शन या फिर उसको वहाँ से हटाना या फिर एक्सटिंक्ट होने के कारण पूरे फूड वेब पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, इन प्रिंसिपल को इसलिए समझना है ताकि हम कंजर्वेशन, रिसोर्स मैनेजमेंट और इकोसिस्टम रिस्पॉन्स को इन्वायरमेंटल चेंज के हिसाब से देख सकें। फिर है फूड चेन लिमिट। लेंथ ऑफ फूड चेन तो हमें पता ही है कि लिमिट है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ता है, सिग्निफिकेंटली अल्टर्स द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी लीडिंग टू शिफ्ट इन स्पीसीज कंपोजिशन, इकोसिस्टम फंक्शंस, अल्टीमेटली अफेक्टिंग रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड द रेजिलियंस ऑफ इकोलॉजिकल नेटवर्क। फिर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है डिकम्पोजिशन रेट्स पर भी हमने देखा। ठीक है, जो कि न्यूट्रिएंट साइकिलिंग के लिए क्रूशियल है। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग के कारण वार्मर कंडीशन से होगा तो डिकम्पोजिशन तो तेज़ी से होगा, उसके कारण सॉइल हेल्थ, प्लांट ग्रोथ, ठीक है, ये सब पे इम्पैक्ट पड़ता है। इस तरह से वो ब्रॉडर इकोसिस्टम डायनेमिक को इन्फ्लुएंस करता है। अब ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है इकोसिस्टम पे, जैसे जो एग्रीकल्चर और इकोलॉजिकल चेंजेज है। The agriculture practices often lead to shorter food chains, disrupting मतलब कि गेहूँ चावल उगाए, कोई सब्जी उगाए, हम खा लिए, ठीक है, खत्म, बस 2 लेवल पर खत्म, प्राइमरी कंज्यूमर तक। दिस शिफ्ट कैन, ठीक है, इससे क्या हो, या फिर बहुत ही सिलेक्टेड प्लांट्स हम ग्रो कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, ये डिस्टेबलाइज कर सकता है ट्रॉपिक इंटरेक्शंस को, अल्टीमेटली इम्पैक्टिंग इकोसिस्टम रेजिलियंस एंड हेल्थ। फिर है हैबिटेट अल्टरेशन। एक्सटेंसिव लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर रिजल्ट इन हैबिटेट अल्टरेशन विच कैन लीड टू फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, कि हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, कनेक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम और वाइल्ड लाइफ की कनेक्टिविटी, ठीक है, उनके पाथवेज जो हैं वो जिस पर वॉक करते हैं वो सब पाथ, मतलब एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं या फिर जाते हैं, वो एनिमल्स काफ़ी लंबी लंबी दूरी तय करते हैं, तो उसमें वो दिक्कत आ रहा है, नेचुरल उनके मूवमेंट में हम इम्पीड कर रहे हैं, रोक रहे हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंटेंसिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कंट्रीब्यूट्स टू सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मतलब कि हम सिर्फ दो चार स्पीसीज को हम ज़्यादा उगाएंगे तो बाकी स्पीसीज से हमको मतलब ही नहीं है, तो धीरे धीरे वो नेचर में वो एक्सटेंड कर जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, कई जगह हम ज़्यादा एरिया क्लियर करते हैं और वहाँ पे प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, तो वहाँ के नेटिव स्पीसीज उसको हम हटा देंगे, डिस्प्लेस कर दिए। इससे क्या होता है कि डिमिनिशेस द इकोसिस्टम फंक्शंस, कि मान लो कुछ कोई और है स्पीसीज जो इस पर डिपेंडेंट है, वो तो अब नहीं डिपा पाएगा, तो ये एक्सटेंड हुआ तो ये भी एक्सटेंड, वो भी एक्सटेंड। ठीक है, उसके कारण क्या हो, पूरे इकोसिस्टम का हेल्थ गड़बड़ हो जाएगा। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखना है। सो थैंक यू, हमने कंप्लीट कर लिया। थैंक यू फॉर योर अटेंशन, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर्स हम करेंगे। ठीक है, मोस्टली हम बायोलॉजी और केमिकल साइकिल्स में जाएंगे, या फिर उसके पहले एक जो टाइप्स ऑफ प्लांट्स है और जो फोटोसिंथेटिक मेथड्स हैं, फोटोसिंथेसिस का जो सिंथेसिस का प्रोसेस है उसको हम देख लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर अटेंशन, और टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे ऐसे टेबल्स और ये सब चीज़ें सून, लाइक आई एम इन प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग दोज, तो वो अपलोड करेंगे।
बाई 15th, ठीक है, सो दैट कि लास्ट के 10-15 दिन में यू कैन ईजिली रिवाइज। कोशिश करूँगा कि पूरे यूनिट्स का दे दूँ सबका, लेकिन देखता हूँ कि कितना पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। सो थैंक यू। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वो ये लाइक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में। और सेकेंड चीज़ कि अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और कमेंट करें, ठीक है, सो दैट लाइक हेल्प मी इन सच वे। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टे हेल्दी, स्टे काम, स्टे इन पीस।